हमारे मोदी जी ने अपने ही चैनल बाबा रामदेव ने आंदोलन चलाया था। बीएसएनएल बढ़िया काम क्यों नहीं? अमीर ज्यादा होता जाएगा, गरीब बेशर्मों का क्या कर सकते हैं भाई? मोर को खाना कैसे खिलाएं? शूटिंग हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उस टाइम पर मोर आजादी शांति से नहीं तलवार से। तेल थी वे भी बिक गई, LIC थी वो बिक गई, रेलवे स्टेशन का टिकट भी 50 रुपए का चल गया, 5 रुपए से 2 रुपए। हर हाथ को काम दो, और जिसके बस की हर हाथ। तो कहा था कि भीख मांगना भी एक रोजगार है, मेरे पास करवाया, पैसा दिया ही नहीं। सारे अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कि केंद्र सरकार तक बात नहीं पहुंची है तो ये गलत बात है। केंद्र सरकार में हमारे मोदी जी ने अपने ही चैनल के ऊपर लाइक, डिसलाइक और कमेंट बंद कर दिए। असर तो है कि संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा, मतलब क्वेश्चंस संसद में भी नहीं पूछे जाएंगे। मीडिया तो पहले ही नहीं पूछ रही थी, वैसे ही कहीं पर क्वेश्चन का कोई सीन था ही नहीं, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। तो अब काम क्या होगा? अब संसद में भी प्रश्न नहीं होंगे। लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है? युवा मांगेंगे तो उस बात को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन असर है। आप लोगों की एकता ने काम किया, एक बड़ा काम किया। कंटिन्यूअस इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं वो तात्कालिक रूप से उबाल में आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर कभी इसी प्रकार का उबाल आएगा, फिर से आएंगे, फिर से चले जाएंगे। आज मैं इस बात के साथ यहां पर आया हूं कि बिना नेतृत्व के किसी भी आंदोलन का अंजाम क्या होता है। इस बात को समझिए आप, इस बात को सोचिए आप कि बिना किसी भी नेतृत्व के किसी भी आंदोलन का अंजाम क्या होता है। यह बात हम लोगों को आज देखनी है और आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ इतिहास के पन्नों से और कुछ आगे बढ़ेंगे। 2 बातें बोलूंगा भाई। हम लोग 16 आने की लड़ाई लड़ रहे हैं, 16 आने की लड़ाई, मतलब 1 रुपए की लड़ाई। 16 आने की, 16 आने से 1 आना मिला, 1 आना जेब में, और 15 आने के लिए फिर लड़ाई चालू। किसने मना किया है? तो जो छोटी चीज मिले, जो बड़ी चीज मिले, उस पर खुशी हासिल करनी है, उस पर खुश होना है। तो पहले तो ये खुश होने की बात है, हमारी एकता जिंदाबाद। हम लोगों को जो है ये पूरे भारत के जितने भी राज्य थे जो बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, उनको ये चिंता ही नहीं थी कि किसी को नौकरी चाहिए भी। असल में दिक्कत जो है वहां नहीं है, दिक्कत हमारे अंदर है। हम लोग जो ये बातें करते नहीं है। मैं कंटिन्यूअसली ये बोलता रहता हूं। क्लास में मैंने बहुत बार बोला कि ट्विटर कैंपेन करो, ये बातें करो। उस टाइम पर क्या बोलते थे कि राजनीति हो रही है। ये राजनीति नहीं है, अपने हक की आवाज है, और इस आवाज को बुलंद करने से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है। हम लोगों को ये आवाज बुलंद करने का ये प्लेटफॉर्म लगातार जारी रखना पड़ेगा, और उस काम के लिए जरूरी होती है कोई संस्था बनाई जाए। तो मेरे देश के नौजवानों, छात्रों, अगर आप लोगों के मन में है कि हाँ हम लोगों को वैसा देश चाहिए जैसा कि हमारे शहीदों ने सोचा था, जैसा एक आदर्श हो सकता है, जिसके अंदर एजुकेशन फ्री हो, जिसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज फ्री हो, जिसके अंदर रोजगार की गारंटी हो, कि अगर कोई आदमी लायक है तो वैसी नौकरी मिलेगी लायकियत के हिसाब से, अगर कम लायक है, बीच का लायक है, तो वैसे उस हिसाब से। ये नहीं होना चाहिए ना जिसको नौकरी मिल रही है 15-18 घंटे नौकरी करता है, बाकी लोगों को नौकरी मिलती नहीं है, या तो काम है नहीं, और है तो इतना ज्यादा बस पूछो ही मत। तो इसका एक बैलेंस बन सकता है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे नौकरी ना करनी पड़े, सबको 4-4 घंटे दे दी जाए नौकरी। अगर जो है ज्यादा कहीं की ज्यादा काम है तो इस हिसाब से एक अरेंजमेंट की दिक्कत है, और अरेंजमेंट्स के अंदर युवाओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। और ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट में भी बात है। कल मैं आया था, कल मैंने यहां करके बात की थी कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान बाबा रामदेव ने आंदोलन चलाया था काला धन के ऊपर। अब काला धन कहां गया, कहां नहीं गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब बाबा रामदेव की नीयत का क्या मामला था, वो सबके सामने है। एक बड़े व्यवसायी के रूप में उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया, लेकिन सिर्फ एक आदमी के भरोसे बैठेंगे तो यही होने वाला है। उसके बाद लोकपाल के लिए संघर्ष हुआ, भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष हुआ, अन्ना हजारे ने पिछली यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। अब भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, चाहे बैकडोर एंट्री साफ सीधे कर रही है। हम लोगों को खुश होना चाहिए। हरियाणा के अंदर हलचल है, चीफ सेक्रेटरी का बयान था कि भाई कहां कितनी वैकेंसी बाकी बताइए। आज राजस्थान सरकार ने कांस्टेबल के एग्जाम्स की डेट दी है, पर बाकी तो नहीं दी यार। सारी चीजें होनी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। हमारी मांग क्या? हम 16 आने के लिए लड़ रहे हैं, 16 आने में से 1 आना हमें मिल गया, 1 आना जेब में, 15 आने के लिए दोबारा लड़ाई चालू। इस लड़ाई को इतना ठंडा, इसमें करना ही क्या है? जैसे ट्विटर, हैशटैग और ये सब चीजें करना तो है कितनी बड़ी बात ये। अगर आप लोग हर रोज 1-2 बार कर देते हैं इसको, कभी RRB को हैशटैग कर लिया, किसी दिन टीचिंग एग्जाम्स को जो कर लिया, किसी दिन बाकी चीजों को कर लिया, किसी दिन निजीकरण नहीं होना चाहिए, नौकरियां खत्म मत करो, इस प्रकार की चीजें, अलग अलग चीजें हम लोगों के डिमांड्स हो सकती हैं। लेकिन उन डिमांड्स को और बाकी चीजों को मैनेज करने के लिए जरूरी होता है एक संगठन। तभी तो भगत सिंह ने डिमांड की थी कि HRA को HSRA किया जाए। द लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह बहुत बढ़िया मूवी है। उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बारे में काम किया था, देश के बारे में काम किया था, और उनके आदर्श क्या थे। एक बार देख लेनी चाहिए सभी को, वो सीन 2 बार कर देख लेना चाहिए कि हम सिर्फ आजादी से के लिए नहीं लड़ रहे, हम संपूर्ण आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबको काम धंधा मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, वैसा ही विचार होना चाहिए, और उसी के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया उफान आया
उसका असर पड़ा। इस उफान को अब ये हर रोज ऐसे ही नहीं रहेगा, एनर्जी डाउन जाती है, फिर उठती है, फिर डाउन जाती है, फिर उठती है, फिर डाउन जाती है। लेकिन क्या कुछ बहादुर नौजवान ऐसे हैं जो इसका संकल्प लेंगे, इसका बीड़ा उठाएंगे और वे नौजवान भारत सभा फिर से बनाएंगे। पूरे देश के अंदर फिर से नौजवान भारत सभा बननी चाहिए, जिसके अंदर वे लोग सभी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, नौकरी लगेंगे, अपना जीवन चलाएंगे, सब सही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम समय के लिए इसके अंदर एक बढ़िया सिस्टम होना चाहिए। बीएसएनएल बढ़िया काम क्यों नहीं कर सकता? मेरा एक सवाल है, बीएसएनएल बढ़िया काम क्यों नहीं कर सकता अगर सरकार चाहे तो? रेलवे बढ़िया काम क्यों नहीं कर सकती अगर सरकार चाहे तो? स्कूल बढ़िया काम क्यों नहीं कर सकते अगर सरकार चाहे तो? केंद्रीय विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई होती ना है? कौन कहता केंद्रीय विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई नहीं है? चंडीगढ़ यूटी है, वहां पर बढ़िया पढ़ाई है ना सरकारी स्कूलों में? वहां सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए जो हलाले पड़े रहते हैं। हरियाणा में पढ़ाई का लेवल इतना डाउन कर दिया गया है कि जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। एक जिम्मेदारी के साथ क्या काम नहीं होना चाहिए? क्या हम लोग इतने जो है टाइम इतना नहीं दे सकते कि एक बार सरकारी स्कूलों में से जाके घूम के आए और टीचर्स क्या करें, पढ़ाई क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और फिर से एक बार इस प्रकार का कैंपेन चलाएं? क्या ये पूरे देश के पैमाने पर ये काम नहीं हो सकता है? सोशल मीडिया का हम क्या फायदा ये नहीं उठा सकते हैं? हम लोगों को नहीं जरूरत है कि आज तक वाले हमारी बात उठाएंगे, हमें नहीं जरूरत है कि कोई भी जो है न्यूज चैनल वाला हमारी आवाज उठाएगा। आज हमारे पास साधन है और हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है लेकिन संगठित होना, विचार बनाना, प्लानिंग बनाना और उस प्लानिंग के तहत सबको आगे बढ़ाना। नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने कुछ सोच के तो बनाई होगी। चंद्रशेखर आजाद था, ये जितने भी उनके साथी थे। भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा जाता है? शहीद तो बहुत लोग हुए, प्राण न्यौछावर तो सारी दुनिया ने किए। शहीद आजम ने, भगत सिंह ने क्रांति का कार्यक्रम दिया था, उन्होंने इंकलाब का रास्ता दिया था। उन्होंने देखा था कि जिस रास्ते पर गांधी जी या कांग्रेस चल रही है, इस रास्ते अगर देश की आजादी आई तो देश तो आजाद हो जाएगा, भारत तो आजाद हो जाएगा, पर भारत के लोग आजाद नहीं होंगे। यहां पर जाति के नाम पर, यहां पर धर्म के नाम पर या बाकी चीजों के नाम पर, यहां पर भारत पाकिस्तान के नाम पर, भारत चीन के नाम पर लोगों को बरगलाया जाएगा और फाइनली उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अमीर अमीर ज्यादा होता जाएगा, गरीब गरीब रह जाएगा। हमारे टैक्सों के पैसे से ये सांसद, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जितने अफसर हैं, ये सभी लोग बहुत मजे करते हैं, बहुत मजे। एक बार डीसी लग जाओ, एक बार एसपी लग जाओ, क्या कमी रह जाती है? एक बार एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, क्या कमी रह जाती है? 7-7 पुस्तों का कर जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाओ, क्या कमी रह जाती है? ये कहां से आता है पैसा? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके टैक्सेस से जो है देश चलाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। देश का सही विकास जहां होना चाहिए वहां नहीं होता है। आप लोगों को आज के टाइम पर कि आज कोई नहीं सुनता है, कैसे नहीं सुनता है? चाहे कितनी ही बेशर्मी कर ले, कोई मंत्री आके ना बोले, प्रधानमंत्री आके ना बोले, उनकी मन की बात में हो सकता है कि आंदोलन बिल्कुल भी ना आए, लेकिन आपको एक रास्ता तो मिल ही गया और आपको पता तो चल गया कि अगर रोजगार और बेरोजगारी और नौकरी और इसकी बात नहीं होती तो फिर बात होगी। क्यों प्रधानमंत्री जी आकर के नहीं कहते रेल नहीं बिकने दूंगा? क्यों प्रधानमंत्री जी आकर नहीं कहते कि एलआईसी नहीं बिकने दूंगा, बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेगा करके? क्या हम एक बार फिर से ऐसी ही आवाज नहीं उठा सकते? और क्या इसको एक परमानेंट तरीके से सुधार किया जाए, बातचीत की जाए, एक लंबा आंदोलन चलाया जाए? उसके लिए क्या हम एक ऐसी संस्था नहीं बना सकते जैसे कि भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई थी? उसके अंदर हम इन तक ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जैसे भी हो सकता है, पर्सनली मिलकर के बातचीत करके, जैसे भी करके एक एक बात को वहां बता करके कि युवाओं की डिमांड ये है, प्रतिनिधि बनकर के वहां जाकर के बात करें। कुछ लोगों को आगे आना होगा और मैं हमेशा इसमें तैयार रहता हूं। मैंने अपने दम पर जहां तक मेरी बातचीत चली है, जहां तक मेरी जो पहुंच हुई है, मैंने हमेशा इस बात को उठाया है कि अगर देश का विकास करना है तो शिक्षा को सुदृढ़ कर दो। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो वहां की शिक्षा, वहां के स्कूल, वहां के कॉलेजेस का हाल जाकर के देख लो, वो देश कैसा बनने वाला है ये पता चल जाएगा। तो आप भारत के सरकारी स्कूलों में, गांव के स्कूलों में, बाकी जगहों पर जाके देख लो, हाल खराब, मतलब भारत का फ्यूचर खराब। अब जीडीपी 23% डाउन, माइनस 23% गिरावट। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं अच्छा हुआ 50% नहीं गिरी, अच्छा हुआ 60-70% नहीं गिरी। अब उन बेशर्मों का क्या कर सकते हैं भाई? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही थी, तैयारी क्या है? अब इस गिरी हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर उभारने के लिए किस आदमी ने आकर के बयान दिया? मैं जब बचपन में था बहुत बार सुनता था कि जब रोम जल रहा था तो उसका शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था, फ्लूट, ही वाज प्लेइंग ऑन फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो उसका शासक बांसुरी बजा रहा था। भारत के राजा ये बताते हैं उस टाइम पर कि आम कैसे खाएं, मोर को खाना कैसे खिलाएं। शूटिंग हो रही है भाई साहब, जैसे पिक्चरों की शूटिंग होती है वैसे पिक्चरों की शूटिंग, और शॉट और कट और ये हो रहा है। कोरोना में इतने लोगों की नौकरियां गई, इतने लोगों की जान गई, इतने लोग भुखमरी से जो है परेशान हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उस टाइम पर मोर के साथ खेलने का शौक। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विचारणीय तथ्य दे रहा हूं कि हमें विचार करना होगा। और उस रास्ते को, जो रास्ता बीच में भटक गया था, मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था कि एक सपना देखा भगत सिंह ने, उसके साथियों ने एक सपना देखा। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए। पर दिक्कत रही एक, वो सपना आज भी अधूरा है। हम उस सपने को पूरा कैसे कर सकते हैं, आज बात उसके ऊपर डिस्कस होनी चाहिए। और आज हमारा विचारणीय तथ्य यह होना चाहिए कि ये बार बार हमें आंदोलन क्यों चलाने पड़े, हम क्यों इनकी दया के ऊपर निर्भर रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, हम देश के नौजवान हैं, नागरिक हैं, हम लोगों के दम पर सारा देश चलता है और हम इनकी दया के ऊपर निर्भर रहे हैं। हम इनको वोट देकर के वहां भेजते हैं, बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ, कि देश की सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। तो देश की समस्या बेरोजगारी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया, पूरे देश के पैमाने पर गई ये बात, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। लेकिन इन छोटी जीतों के चक्कर में फिर बह जाते हैं आंदोलन। एक बिना नेतृत्व का आंदोलन, किसी भी आंदोलन का अंजाम क्या होता है? कुछ दिनों बाद ठप, शांत,
बड़े आराम से चेयर्स करते हुए बात करते हैं, कोई नहीं, 2 दिन की कहानी, तीसरे दिन सब शांत। तो भैया जैसे देश आजाद करवाना पड़ा था ना, देश आजाद करवाना पड़ा था 1857 की क्रांति के बाद 1947, 90 साल का संघर्ष था, 90 साल का संघर्ष। 57 से और 85 तक कहीं कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो एक अंग्रेज ए.ओ. हयूम कांग्रेस ना बनाता। कांग्रेस बनाने के पीछे उनका टारगेट था कि देश के अंदर गतिविधि क्या चल रही है, हलचल क्या चल रही है, हम लोगों को पता चले और हम उसके ऊपर मॉनिटर कर पाए। और शुरुआत में जो नरमपंथी थे, जो नरम दल का टाइम था, उस टाइम पर वही तो होता था, सेटिंग चलती थी उनके साथ, अंग्रेज लोग आते थे उस मीटिंग के अंदर। फिर गरम दल का टाइम आया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम मांग कर नहीं छीन कर लेंगे। आजादी शांति से नहीं तलवार से ली जाती है। गरम दल के टाइम पर ये बातें हुई। उसके बाद नरम दल गरम दल उनको दिखा कि मामला गड़बड़ हो रहा, दोबारा से पैचअप हुआ। गांधी जी आए, गांधी जी के बाद सविनय अवज्ञा, जो क्या नाम था, ऐसे योग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक लंबी बागडोर तो चली, लेकिन उसके अंदर जैसा चाहने वाले लोग थे उनको धीरे धीरे, अब जो है अंग्रेजों ने किया या इनकी सहमति साथ थी, मैं क्या कह सकता हूं। भगत सिंह को बचाया जा सकता था अगर आंदोलन खड़ा किया जाता तो। सुभाष चंद्र बोस के साथ वैसा नहीं होता अगर सब लोग उनके साथ होते तो। उन्हें विदेशों में जाकर के क्यों रहना पड़ा? और इस दौरान ऐसा नहीं कि इस दौरान और बाकी लोग नहीं, बहुत लोगों ने शहादत दी, बहुत लोगों ने शहादत दी, तब देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद होने के बाद जो भगत सिंह के आदर्श थे बिल्कुल दफन, किसी ने बात ही नहीं की। जो सुभाष चंद्र बोस बात करते थे वो सारा मामला गायब। और इसी कारण से हमें बार बार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, इसी कारण से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। कभी काला धन के नाम पर हम लोगों को बरगलाया गया, कभी हम लोगों को लोकपाल के लिए भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अन्ना हजारे जी Z+ सिक्योरिटी लेकर के आराम से एक जो है वीआईपी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी टीम के सीएम साहब बन गए हैं, दिल्ली के सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल जी उनके बिल्कुल साथी और करीबी लोग थे। इस स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर केजरीवाल जी ने क्या बोला, बहुत सारे लोग लिख रहे थे, कमेंट्स में मैं देख रहा था कि सीएम जो केजरीवाल लिख रहा, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, उन्होंने क्या कहा? क्या किसी के पास कुछ सूचना है? बाकी सीएम जो थे, बाकी पार्टियां थी, क्या कर रही हैं? और आएंगे इस मूवमेंट का फायदा उठाएंगे, बरगलाएंगे, चले जाएंगे। काले धन का मूवमेंट हुआ, लोकपाल का मूवमेंट हुआ, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, हमें क्या मिला? जो रेल थी वो बिक गई, LIC थी वो बिक गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम था वो बिक गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संसाधन, अब कितने नाम लिए जाएं। नीति आयोग की मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर बैठ करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेचा जा सकता है, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मतलब निजीकरण किया जा सकता है। और कुछ महान व्यक्ति बैठ करके बोल रहे हैं कि निजीकरण बहुत अच्छी चीज है। गांव के अंदर पंचायती जमीन है ना, तो जो स्टेडियम बन जाता है, स्कूल बन जाता है, वो ना होता तो कैसे हो जाता है ये सब? शहरों के अंदर ये जमीन होती है नगर निगम की, तो कहीं पार्क बन जाता, कहीं पर कुछ बन जाता, कहीं स्टेडियम बन जाता, नहीं तो कैसे बन जाएगा? ये सारी चीजें बिक जाएंगी तो फिर क्या रह जाएगा? रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर तो बहुत चीजें हो जाती हैं, एयरपोर्ट, सब चीजें बिक जाएंगी तो फिर। मेरा सपना है कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोग हवाई जहाज में बैठ के जाएं, तो ये सब कुछ बिकने के बाद हवाई चप्पल वाले लोग पहुंच जाएंगे वहां तक, अंदर तक। रेलवे स्टेशन का टिकट भी 50 रुपए का चल गया, 5 रुपए से 2 रुपए से 3 रुपए से सीधा 50 रुपए। चालानों की बात करते हैं, चालान, पुलिस चालान, क्या पुलिस का ये टारगेट होता है कि लोग सुधरे? क्या पुलिस का टारगेट ये होता है कि लोग जो है कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं, या वहां पर गिद्ध दृष्टि और उनको कैसे जो है टारगेट पूरे करना, इसके ऊपर जो काम रहता है? फिर बहुत सारे लोग, भाई ये पुलिस के ऊपर से प्रेशर है, ये सरकार, सब कुछ जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर, अगर नेतृत्व भ्रष्ट है तो नीचे तक भ्रष्टता जाएगी, अगर ऊपर सही है तो नीचे तक सही जाएगा मामला। यहां दिक्कत है, और अंकुश नहीं है, डर नहीं है, इसलिए दिक्कत है। हिंदू मुस्लिम डिबेट के ऊपर फंसे रहोगे, जाति धर्म के मामलों पर जो फंसे रहोगे, जाट नॉन जाट फलाना ढिमकाना, इस प्रकार से चलता रहेगा। आरक्षण हटाओ लगाओ, भाई साहब लड़ाई लड़नी तो सीधा ये क्यों नहीं लड़ते? हर हाथ को काम दो, और जिसके बस की हर हाथ को काम देना ना हो वो हटे गद्दी से। सबको रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं नहीं कहता सरकारी नौकरी दो, मैं नहीं कहता अफसर बनाओ, जिसमें जितनी लायकी है उतना काम करवा लो यार। रोजगार का हक तो सबका है, और ऐसा हो सकता है, बड़े बड़े देशों ने ऐसा किया। 1990 तक मामला सही था। निजीकरण, उदारीकरण और जो भूमंडलीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो नीतियां आई, इन नीतियों से पहले तक चीन से ज्यादा बेटर कंडीशन में भारत था। उसके बाद इन 30 सालों में, 90 के बाद 2020 तक, इन सालों के अंदर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की, पूरे भारत के जो समाजवादी ढांचा था, यहां पर जो सार्वजनिक उपक्रम थे, सबकी ऐसी तैसी कर दी और सारा का सत्यानाश कर दिया। जब ये LPG की पॉलिसी आई थी ना, तो उस टाइम पर हम लोग जवान हो रहे थे, जितने जवान अब तुम हो ना उतने जवान हम हो रहे थे। उस टाइम पर हम सुन रहे थे कि विदेशी कंपनी आएंगी, यहां कंपटीशन बढ़ेगा और मामला सुधरेगा। सुधरा नहीं भाई साहब, बिगड़ गया। देश का हाल बहुत खस्ता हो गया। जिनके पास संसाधन है वे बहुत अमीर हो गए, लेकिन जिनके पास नहीं है वे बहुत नीचे चले गए। लोगों के पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सुसाइड नहीं करनी है, हम सुसाइड करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम लोग पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल इस संकल्प के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए भाई। एक दिन जोश ठीक है, 2 दिन जोश ठीक है, हर रोज जोश में रहेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। बहुत आराम से सोचने की जरूरत है, और हम लोगों को एक ऐसा लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है जो आज की नीड है, जो जरूरत है, जो भगत सिंह के बताए गए क्रांतिकारी ढांचे के ऊपर चले। विचारों की शान पर एक किताब है, उस किताब को आप पढ़िए, भगत सिंह के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। भगत सिंह से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज है, उस संपूर्ण दस्तावेज वाली उस किताब को आप पढ़िए, उनको लोगों को पढ़ाइए, लोगों तक लेके जाइए उन बातों को। उस टाइम पर जो उन्होंने बोला था, क्या वे बात आज भी सही है या गलत है? एक MP बनता है, एक MLA बनता है, हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है। कहां से आते हैं पैसे? और वे कहां लगने चाहिए थे? एक चुटकुला सुन, एक कहानी सुनाता हूं। अब ये पता नहीं सत्य घटनाओं पर आधारित है या डुप्लीकेट है, मुझे नहीं पता। कोई भारत का नेता था, विदेश के किसी नेता के घर गया। उस नेता ने एक बहुत शानदार आलीशान बंगला बना रखा था, बहुत शानदार बंगला।
तो वहां गया, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये वो फलाना, कहाँ से आया इतना धन? तो बोला देखो फ्लाईओवर दिख रहा है, वो फ्लाईओवर, बोला हाँ दिख रहा फ्लाईओवर, बोला उसका 10% इधर लगा दिया, मतलब 10% करप्शन, फ्लाईओवर का, विदेश, बहुत बढ़िया घर बना लिया। उस नेता को उसने फिर से बुलाया, जो विदेश वाला नेता था, उस नेता को भारत के नेता ने बुलाया, बुला करके, और उससे भी बड़ा गदर आलीशान, बहुत शानदार घर, जाकर के देखना एक बार, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, हर जगह पर जाके देखो, भारत के लोगों के साथ जाकर के मैचिंग करो ना यार, तब पता चलता है दुख दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। बिहार के बाढ़ पर किसने बोला, बंगाल के बाढ़ पर किसने बोला? इनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है देश के अंदर, लोग कैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, बैठे आराम से बोलते रहते कुछ भी जो मन में आता है, मोर खिलाना कि नहीं खिलाना है, और खिलौने बनाने के नहीं बनाने हैं, कभी पकोड़ा, कभी जो खिलौना, कभी कुछ। एक नेता ने तो कहा था कि भीख मांगना भी एक रोजगार है। मैं तो ये कहता हूं बहुत बढ़िया रोजगार, इसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगा देते कि भीख मांगने पर हर भिखारी के पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, और 18% जीएसटी जानी चाहिए या 28%, लग्जरी सेवा है, हद हो गई। भारत में आया वो विदेशी नेता, देखा बहुत शानदार घर, बोला रे तुमने तो मेरे से भी कमाल कर दिया, कहां से लाया इतना पैसा? बोला फ्लाईओवर दिख रहा है, बोला ना, बोला 100% इधर, फ्लाईओवर पास करवाया, पैसा दिया ही नहीं, सारे पैसे इधर लगा दिए। ये हाल है भारत का। तो अब किस प्रकार से अभी गुड़गांव में जो फ्लाईओवर गिरा सब लोगों को पता है, बिहार में बह गया, एमपी में बह गया, क्या हो रहा है देश का। यहाँ पर ये जीटी रोड है, सोनीपत से दिल्ली के बीच में मेन हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 1 हुआ करता था, कभी जीटी रोड के नाम से जाना जाता था। पूरे रोड पर वहां से वहां तक खड्डे खोद करके, और 3-4 साल हो गए, कितने ही लोग यहाँ दुर्घटना में रोज मरते हैं। और अब जो बना रहे हैं ना भाई साहब, जो बना रहे हैं बीच में एक ऐसी पिट्टी सी बना रहे हैं, बस इधर की गाड़ियां इधर और इधर की गाड़ियां इधर, वहां पर हर रोज एक्सीडेंट्स होंगे। ये जितने रोड बनाते हैं ना, जितने रोड हर जगह पर जाते हुए देखना, रोडों के बराबर में वो नालियां बनाती, रोडों के बराबर में नालियां, एक्सीडेंट कितने ज्यादा होंगे उन नालियों के अंदर। रोड बना करके थोड़ा सा कच्ची जगह छोड़ करके, तब जो पानी निकालने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल रोड के साथ टच करके, कितने ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। आप किसी भी रोड पर अगर 100-200 किलोमीटर जाते हैं, आपको पंचर एक्सीडेंट ना दिखे तो फिर तो क्या बात हुई। इतने ज्यादा अनसेफ रोड्स, बस चलान काटने से सेफ्टी आ जाएगी। रोड में गड्ढे हैं, नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के कारण है। हम लोगों को बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातें करनी चाहिए, बहुत सारी चीजों के ऊपर अवेयर होना चाहिए। ये सारा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बस चलती है ना, टेम्पो चलते हैं, कार चलते हैं, कुछ भी चलता है, टैक्स जाता है, और टैक्स हमारी जेब से जाता है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आप लोग जो हमें फीस देते हैं 18% जाता है सीधा, उसका हिसाब कौन लेगा। एक बहुत बढ़िया मूवमेंट रहा, पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है एक काबिल नेतृत्व की, एक अच्छे नेतृत्व की, और उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस आग को बुझने मत देना। ये जो जागे हैं लोग, जो एक सही रास्ते पर चले हैं लोग, इस बात को किसी भी नेताओं के या किसी भी चैनल के षड्यंत्र में मत फंस जाना। इसको सुधारना, लोगों को जागरूक बनाना, आगे बढ़ाना, खूब पढ़ना, खूब मेहनत करना। कभी पता चले पढ़ाई से छोड़ दिया, नाता तोड़ दिया, चाहे पेपर हो भी जाएंगे, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर क्या फायदा होगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ना भी और अच्छे तरीके से लड़ना भी। इन्हीं बातों के साथ आज की ये बात पूरी करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, सभी अध्यापकों का, जो लोग इस मुहिम को यहां तक लेकर के आए, और इस मुहिम को आगे लेके जाना चाहिए। हमारी जरूरत कहीं भी पड़ेगी तो मैं हमेशा तन मन धन से हमेशा तैयार हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।